अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान और इससे प्रीवियस मैंने वीडियो प्रोग्रामिंग की बनाई थी, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था कि बेसिकली प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो फर्दर आज इसको डिस्कस करते हैं। तो मेरा जो टारगेट है, जो मेरा एम है, वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, ठीक है। जैसा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बैकग्राउंड आईसीएस नहीं होता, मतलब जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में ऐसे कोर आइडियाज़ वगैरह नहीं होते कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग या व्हाट इज़ जावा एक्स वाई जी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आगे जाएंगे। तो जिस तरह स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में, लेकिन बैकग्राउंड चेंज होने की वजह से वो मतलब इस पे इतना फोकस नहीं कर सकते, ना इतना उनको आइडिया इस बारे में होता है कि जावा क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है। तो इसी को लेकर इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डायरेक्ट जावा आईडीई पे जाएं या प्रोग्रामिंग अपनी प्रैक्टिकली स्टार्ट करें, तो इससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि जावा क्या होती है और ये इसकी हिस्ट्री क्या है। इसके बाद ही फर्दर आगे हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। तो देखते हैं जावा। व्हाट इज़ जावा? जावा इज़ अ हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that was first released by Sun Microsystems in 1995. It was designed to be platform independent, meaning that Java code can run on any device or operating system that has a Java virtual machine installed. अगर हम लोग जावा की बात करें तो जावा प्योरली हम लोगों के पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। जनरल पर्पस मतलब मोस्टली डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह भी बना सकते हैं। तो हाई लेवल इस सेंस में है कि ये अंडरस्टैंडेबल है, ये ह्यूमन के लिए, आपके लिए, मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल है, हम लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये प्योरली आपकी इंग्लिश फॉर्म में होती है, ठीक है। लाइक अगर इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, क्लास हो गया, मेन प्रोग्राम हो गया, स्ट्रिंग हो गया, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं, नेम, रोल नंबर, इंटीजर, डेटा टाइप वगैरह, ठीक है। तो प्योरली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होती है। वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो कोई भी नाउन हो सकता है, वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, एक टीचर भी हो सकता है, क्लास भी हो सकती है, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि जिसके एट्रीब्यूट्स हैं और जिसके मेथड्स हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हर वो चीज़ आपकी ऑब्जेक्ट हो सकती है और आप उसकी क्लास बना सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट रिलीज़ हुई थी बाय सन माइक्रो सिस्टम्स इन 1995 में, इट वाज डिज़ाइन टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये क्या है, अभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता है। मींस कि अगर हम लोग नेटबीन्स यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ पे आपका जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है, ठीक है, वो आपकी लिनक्स भी हो सकती है, यूनिक्स भी हो सकती है, एक्स वाई जी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, हर उस जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये डिपेंड नहीं है, आपने इसको फोर्स नहीं किया हुआ कि बस आपने जस्ट विंडोज़ पे ही काम करना है, नहीं, ये हर उस प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती है जहाँ पे आपकी जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं जावा हैज़ अ सिंटेक्स दैट इज़ सिमिलर टू सी प्लस प्लस एंड सी, बट विथ फीचर्स दैट मेक इट ईजियर टू राइट, डिबग एंड मेंटेन कोड। तो जावा का सिंटेक्स है वो मोस्टली सिमिलर है सी प्लस प्लस और सी के, क्योंकि सी जो थी हम लोगों के पास स्ट्रक्चर लैंग्वेज थी और सी प्लस प्लस जो थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। उसी को देखते हुए ये जावा इम्प्लीमेंट हुई। अगर हम लोग बात करें तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस हम लोग सी को कहते हैं, लेकिन ड्यू टू उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स ऐड नहीं हुए, इतने ज़्यादा अपडेट्स नहीं हुई, तो इतना ज़्यादा उसमें वर्क नहीं हुआ। लेकिन जो हम लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अभी भी हम लोगों के पास सी प्लस प्लस में बने हुए हैं। इसके बरअक्स अगर हम लोग जावा की बात करें, इसमें हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम लोग ईज़िली अपना डेटा या कोई भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, मेंटेन कोड कर सकते हैं।
अगर हम लोग कोड की बात करें तो इजीली वो आपको बता देता है कि आपका एसेट्रा इस जगह पे एरर है, ठीक है। जावा की बात करें तो इजीली वो आपको बता देता है कि इसको सॉर्ट आउट या सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद सी में ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं थी। इट आल्सो हैज़ अ लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स यूजफुल क्लासेस एंड मेथड्स फॉर कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क। तो इसमें बहुत सारी ऐसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं। लाइब्रेरीज़ की अगर हम लोग बात करें, जिस तरह हम लोग C++ में हैश इंक्लूड इंस्टॉल करते थे, जिसके थ्रू हम लोग सी आउट या सीन वगैरह, या stdio की बात करें जिसमें हम लोग printf और scanf को यूज़ करते थे अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स, या हम लोगों के पास कोई बिल्टन ऐसे फंक्शंस होते थे जिनका इस्तेमाल करते थे उसके थ्रू। तो इसमें भी हम लोगों के पास बहुत वैरायटीज़ है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ की, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद वन ऑफ द की फीचर ऑफ जावा इज़ its ability to run code securely in a sandbox environment, which means that code can be executed without causing harm to the system or other program running on it। तो इसके एक फीचर ये भी है कि एबिलिटी है, ठीक है, कि ये सिक्योरली अपने कोड को रन करता है, ठीक है। एक अपनी फाइल बनाता है, उसी को ये सिक्योर करता है, ठीक है। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट मतलब आप लोग देख सकते हैं जब आप एक जावा की प्रोग्राम फाइल को रन करते हैं तो वो एक फ़ोल्डर बना देते हैं। फ़ोल्डर के अंदर डिफरेंट इसकी फाइल्स वगैरह मौजूद होती हैं, जो क्या करता है, सिक्योर कर देते हैं। मतलब इसमें वायरस वगैरह से वो कोशिश करता है कि इसको दूर रखे ताकि वो इजीली रन हो सके और इसमें बग्स वगैरह ना आ सके। जावा इज़ यूज्ड फॉर वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड मोर। तो बहुत वाइड वैरायटी है एप्लीकेशंस की। अगर इसमें बात करें तो इसमें वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड मोर, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर चॉइस फॉर इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। तो ये बहुत पॉपुलर है किस वजह से, क्योंकि ये इंटरप्राइज लेवल पे, तो बेसिकली ये पॉपुलर चॉइस इस वजह से है क्योंकि इसमें हाई लेवल प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बन जाते हैं। जिस तरह अगर हम लोग बैंकिंग सिस्टम्स की बात करें या और भी हम लोगों के पास मैनेजमेंट सिस्टम जो आजकल चल रहे हैं, ठीक है, मार्केट में, तो वो जावा बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि इसके रिलायबल है इसका कोड, ठीक है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, स्केलेबिलिटी मतलब ये खुद इजी टू मतलब मेंटेन है, बड़े प्रोजेक्ट से स्मॉल प्रोजेक्ट तक सब मतलब इसमें एडजस्ट हो सकते हैं, और इसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली अपग्रेडेड हैं, ठीक है। एनक्रिप्टेड सिस्टम इसमें यूज्ड हुआ है जिसकी वजह से ये इजी नहीं है, ठीक है, हैकर्स के लिए। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ जावा की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता, ठीक है, कि अगर हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं या कोई भी स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ भी XYZ बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को किस टाइप का जावा रिक्वायर्ड है, किस टाइप का प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होता है जिसमें हम लोग को एक स्पेसिफिक चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले जावा SE की बात करें जो हम लोगों के पास स्टैंडर्ड एडिशन है, तो ये कोर जावा प्लेटफॉर्म है। इसमें हर चीज़ आपकी इंक्लूड है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर्स बना भी सकते हैं, उनको रन भी कर सकते हैं डेस्कटॉप पे भी और सर्वर पे भी। और इसमें इसमें आपको इट आल्सो प्रोवाइड्स अ बेसिक सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड टूल्स फॉर बिल्डिंग स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशन। और इसके अलावा आप स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशंस वगैरह भी इसमें बना सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें अपने लिए भी आप काम कर सकते हैं। कोई भी कैलकुलेटर्स वगैरह XYZ बना सकते हैं। बहुत सारी इसमें लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड होती है। और इसके अलावा जो आपके पास बेसिक कंसोल एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स वगैरह, वो भी आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग बात करें जावा EE की इंटरप्राइज एडिशन, जावा EE इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ जावा SE। ये एक एक्सटेंशन है जावा SE की दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ APIs, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बेसिकली क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन से कैसे रिक्वेस्ट जा रही है और वो कैसे अगली डेटाबेस से आपको रिस्पॉन्ड आ रहा है, ठीक है।
तो लार्ज स्केल के लिए हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, डिस्ट्रीब्यूटेड मींस मतलब जो डिफरेंट, अगर हम लोग बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये ऑल ओवर कंट्री, अगर हम लोग पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में हम लोगों के पास ये फैला हुआ है, ठीक है। मतलब ईच एंड एवरी कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर हम लोग कोयटा की बात करें तो अगर कोयटा का सर्वर डाउन है तो आपको इजीली उसका डाटा किधर ओर से मिल सकता है। या अगर हम लोग बात करें नादरा की, तो नादरा में आपका जो डाटा होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर आपके उसमें। तो जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटेड की बात की, अगर हम लोग नादरा की बात करें तो अगर आप लोग देख सकते हैं नादरा में सारा डाटा आपस में क्या होता है, इंटर कनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब उसमें आप देख सकते हैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह डाटा आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर आपका सर्वर डाउन है कहीं पे भी, ठीक है, अगर कोयटा में है आप तो सर्वर डाउन है, लेकिन आप कराची में वो डाटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आपका डाटा हर जगह पे फैला हुआ है, ठीक है। तो लार्ज स्केल की जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस है वो भी इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, मतलब इंटरप्राइजेस कंपनीज़ वगैरह के लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं वो भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जावा डबल इंक्लूड्स APIs, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस फॉर वेब सर्विसेज, मैसेजिंग, सिक्योरिटी एंड मोर। अगर हम लोग APIs की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसमें बेसिकली चेक किया जाता है कि मतलब कैसे आप रिक्वेस्ट करें और कितना जल्दी आपको रिस्पॉन्ड आ रहा है, मतलब कितनी जल्दी आपके एप्लीकेशन की तरफ से या डेटाबेस की तरफ से रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। फिर फर्दर इसको देखते हैं जावा ME, जावा माइक्रो एडिशन, ठीक है। जावा माइक्रो एडिशन इज़ अ स्ट्रिप डाउन वर्जन ऑफ जावा SC, ये भी इसका वर्जन ही है, ठीक है। तो दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर मोबाइल एंड एम्बेडेड डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड IoT डिवाइसेस। तो अगर माइक्रो एडिशन की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, एम्बेडेड है, ठीक है, मिल के चीज़ों के साथ आता है, जैसे हार्डवेयर बेस्ड में देख सकते हैं आप। अगर हम लोग बात करें अपने कोई भी हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट की, तो बहुत सारी ऐसी हम लोगों के पास डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिसमें बिल्टन आपकी प्रोग्रामिंग हुई होती है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग एक शुगर की मशीन देख लें या ब्लड प्रेशर की मशीन देख लें तो वो उसमें एम्बेडेड आती हैं, ठीक है। इन केस अगर कोई, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एम्बेडेड आती हैं, ठीक है, तो मिल के आती हैं, ठीक है, फिक्स्ड होती है उसकी प्रोग्रामिंग। तो अगर कोई भी मसला हो जाए, ठीक है, हार्डवेयर को, तो लाजमी बात है उसकी प्रोग्रामिंग ठीक नहीं होगी, आपको दोबारा से वो चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल में भी आपके हैं तो ऐसे फ़ीचर्स हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के पास एंड्रॉयड स्टूडियो है जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं। इट इंक्लूड्स अ सबसेट ऑफ द जावा SC, तो ये सबसेट है, एक पार्ट ही है जावा, ठीक है, SC का स्पेशल एडिशन का, तो जिसमें APIs, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एंड अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज फॉर बिल्डिंग मोबाइल एंड एम्बेडेड एप्लीकेशन। वो लाइब्रेरीज आपको इंक्लूड प्रोवाइड करता है जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशंस और एम्बेडेड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो जावा FX की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने देखा हो जावा FX की बात करें तो इसमें टोटली आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह, और भी अगर ग्राफिकल ग्राफिक्स की बात करें तो बेसिक, अगर हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें जिसमें टोटली हम लोग जावा FX में काम करते हैं, जिसमें इजी टू इम्प्लीमेंट है, इजीली हम लोग मतलब बेसिक लेवल के लिए सर्कल ड्रॉज, रेक्टेंगल ड्रॉज, लाइन ड्रॉज वगैरह इजीली हम लोग कर सकते हैं। और भी इस पर्पज़ के अलावा हम लोग इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन और बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जिसमें हम लोग एनिमेशंस, मतलब 2D गेम्स वगैरह और मल्टीमीडिया कंटेंट इसमें डेवलप कर सकते हैं। ये सारी जो जावा FX है, जावा ME है, जावा EE है, ये सारे किसके पार्ट हैं, जावा SC के। फिर इसके बाद हम लोग फ़ीचर्स ऑफ जावा की बात करते हैं। तो फ़ीचर्स ऑफ जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता। मींस के मतलब आपने जस्ट
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको रन नहीं कर सकते। इन केस अगर आप यूनिक्स या लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कमांड CMD कमांड लाइन इंटरफेस में जाके, ठीक है, तब आप इजीली उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। उस कोड को आप रन कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग एनी चेंज टू द कोड, किसी भी कोड को चेंज किए बगैर। तो इसके बाद जो है हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है। जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मीन्स दैट इट अलाउज डेवलपर्स टू क्रिएट रीयूजेबल कोड in the form of objects which can be used to build complex application। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें बेसिकली हम लोगों के पास क्या चीज़ आती है, ठीक है। हम लोग अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, एक बार एक मेथड्स या एक क्लास बना सकते हैं, उसको मल्टीपल हम लोग फर्दर मतलब बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकें। फर्दर इंशाल्लाह जब हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप बिगिनर से इंशाल्लाह एक्सपर्ट लेवल तक हम लोग जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि इस पे काम किस तरह होता है। इसके अलावा गार्बेज कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, जावा हैज़ एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर दैट ऑटोमेटिकली फ्री अप मेमोरी दैट इज़ नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड विच मेक्स मेमोरी मैनेजमेंट ईजियर फॉर डेवलपर्स। तो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आपकी मेमोरी में फजूल की चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, गार्बेज वैल्यूज़ आ रही होती है, वो कोई भी रैंडम वैल्यूज़ हो सकती है ऑटोमेटिकली। लेकिन C++ में क्या होता था, वो उसको फ्री अप नहीं कर सकता था। लेकिन जो फीचर है जावा का इसमें ये है कि वो फ्री अप कर देता है, जो मतलब फॉर एग्जांपल नो लॉन्गर, जिस तरह अगर हम लोग अपने मोबाइल डिवाइसेस की बात करें तो मोबाइल डिवाइसेस में हम लोगों के पास एक ऐसा फीचर है, ठीक है, क्योंकि ये भी जो एम्बेडेड एंड्रॉयड सिस्टम्स आ रहे हैं सारे जावा पे ही बने हुए हैं, ठीक है। इसमें वो क्या करते हैं, आपसे रिक्वायर्ड करते हैं कि फ्री अप स्पेस कर दे, जितने भी मतलब ना होने वाले प्रोग्राम्स या कुछ भी XYZ है तो वो आपकी मेमोरी को फ्री अप कर देता है, जिसकी वजह से आपका PC या मतलब आपका जो प्रोग्राम होता है वो फास्ट हो जाता है। फिर इसके बाद सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लाजमी बात है। Java has built-in security features that prevent malicious code from running on a system, including a sandbox environment that runs code in a restricted environment, ठीक है। तो जावा में बिल्ट-इन ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो आपके मेलिशियस कोड को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है, फर्दर आगे आने नहीं देता। वो जब कंपाइल कर रहा होता है, ठीक है, तो वो जितने भी उसमें मेलिशियस कोड हैं या मतलब बग्स वगैरह हैं उसको वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। जो आपकी इन्वायरमेंट में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे ही आपका कोड रन हो रहा होता है वो उसको अवॉइड कर देता है। इसमें ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं जो इजीली आप रन कर सकते हैं। इसके अलावा रिच APIs है, जावा हैज़ अ रिच सेट ऑफ APIs एंड लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड यूजफुल फंक्शनैलिटी फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग GUI लाइब्रेरीज, नेटवर्किंग लाइब्रेरीज एंड मोर। तो इसमें बहुत सारे ऐसे APIs फीचर्स हैं, ठीक है, जिसकी बदौलत आप एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की लाइब्रेरीज भी इसमें इंक्लूड्स हैं, ठीक है, जावा फैक्स में, जावा फ्रेम में। और इसके अलावा आप नेटवर्किंग की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो भी फर्दर इसमें ऐड कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग, जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग विच अलाउस मल्टीपल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन टू रन कंकरेंटली विद इन अ सिंगल प्रोग्राम। तो अगर हम लोग थ्रेड्स की बात करें, ठीक है, तो हम लोगों के पास मल्टी थ्रेडिंग काम होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, कंकरेंटली सिंगल प्रोग्राम में ये रन कर रहा होता है। फिर इसके बाद इसकी हाई परफॉर्मेंस है, ठीक है, just in time compile optimizes code at runtime which results in high performance and efficient execution of Java program। optimizes means के मतलब जो सेम प्रोग्राम्स होते हैं या सेम लाइन ऑफ कोड होते हैं, जो एक तरह के कोड होते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। या मतलब एक सिंपल टेबल हम लोगों के पास मौजूद होता है जिसमें जो डिफरेंट एरर्स हैं उनको एक मर्ज कर लेता है, जो सेम एरर्स होते हैं उनको मर्ज कर लेता है ताकि आपका कोड ऑप्टिमाइज़ हो जाए, ठीक है। अगर हम लोग एक ही लाइन, एक सिंपल अगर हम लोगों के पास एस आउट 10 टाइम्स लिखा हुआ है तो अगर उसको हर टाइम चलाएगा तो इट मीन्स कि वो उसका रन टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसको वो ऑप्टिमाइज़ कर देता है। ऑप्टिमाइज़ मीन्स मतलब एक ही समझ के उसको रन कर देता है, ठीक है। इसके अलग फीचर्स होते हैं, ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस में ये चीज़ें होती हैं, सिंथेटिक एनालाइज़र, ठीक है, सिमेंटिक एनालाइज़र। तो ये फर्दर आगे इंशाल्लाह हम लोग मूव ऑन करेंगे तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी वजह से रिज़ल्ट
में क्या आता है, हाई परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो सकती है और आपको विद इन अ नैनो सेकेंड्स आपको आउटपुट रिसीव हो जाता है। स्केलेबिलिटी, जावा इज डिजाइन टू बी स्केलेबल which means that it can be used to build applications of any size from small desktop application to large enterprise level application। ठीक है, मतलब स्केलेबिलिटी, स्केल करना, आप किसी भी चीज़ को स्केल कर सकते हो ना, आप कर सकते हो, ठीक है, वो छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है। तो अगर इसी की बात करें तो आप इजीली स्केलेबल डिज़ाइन कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। स्मॉल डेस्कटॉप एप्लीकेशन से लेके एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर तक आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो। मतलब ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता जस्ट इसमें आपने एक छोटे लेवल की एप्लीकेशन बनानी है, नहीं, आप इसमें छोटे लेवल से लेके एडवांस लेवल, हाई लेवल, मतलब आप कंट्री के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं। फिर इसके बाद कंपाइलेशन फ्लो ऑफ जावा। तो सबसे पहले कंपाइल करते हैं तो हम लोगों की जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कन्वर्ट होती है लो लेवल लैंग्वेज में, फिर आपको फीडबैक मिलता है। लेकिन इसके कुछ स्टेप्स हैं वो देखते हैं। राइटिंग द सोर्स कोड, सबसे पहले हम लोग एक सोर्स कोड लिखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग अ जावा प्रोग्राम इज टू राइट द सोर्स कोड। दिस इन्वॉल्व्स राइटिंग द कोड दैट डिफाइंस द क्लासेस, मेथड्स एंड वेरिएबल्स दैट मेक अप द प्रोग्राम। तो सोर्स कोड हम लोग जब लिखते हैं, जब हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली इसने हम लोगों को क्लास प्लस मेन जो मेथड होता है वो बना के बाय डिफ़ॉल्ट बना के दिया होता है। ठीक है, मतलब हम लोगों को अलग से सेपरेट, जिस तरह हम लोग C++ में खुद डिफ़ाइन करते थे क्लासेस या मेथड, मेन मेथड्स, तो इसमें हम लोगों को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारी क्लासेस, मेथड्स, क्लासेस और मेथड्स डिफाइंड है, जस्ट हम लोगों ने उसमें अपना एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जो होगा वो बनाना है। वंस द सोर्स कोड हैज़ बीन रिटन इट मस्ट बी कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड। जब भी हम लोगों ने सोर्स कोड लिख लिया, ठीक है, वो कंपाइल्ड होता है और बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जावा कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपके वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है। मींस के अगर हम लोग बात करें कि हम लोग जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोगों के पास एक एक्जी फाइल बन जाती है। ठीक है, उस एक्जी फाइल को हम लोग कहीं पे भी रन कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग C++ की बात करें, उसका हम लोग जो एग्जीक्यूशन या .exe फाइल है हर जगह पे रन नहीं कर सकते। ये बाकायदा एक ऐसे एप्लीकेशन बनाता है जिसको आप इजीली विदाउट कोड आप कहीं पे भी रन कर सकते हैं। मींस कि अगर हम लोग एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं तो विदाउट कोड उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो बाइट कोड वेरिफिकेशन, आफ्टर द बाइट code is produced, it must be verified to ensure that it meets certain security requirements. The bytecode verifier checks the code for illegal operations such as accessing memory outside of the program's address or space. तो बाइट कोड वेरीफाई करता है कि मतलब जो बाइट कोड प्रोड्यूस्ड होता है, लाजमी बात है वेरिफिकेशन मेथड बहुत ही ज़रूरी मेथड होता है। अगर हम लोग अपनी जीमेल अकाउंट्स की, फेसबुक अकाउंट्स की, इंस्टाग्राम की, या बहुत सारे हम लोगों के पास ऐसे अकाउंट है, तो वो हम लोगों से पहले वेरिफिकेशन करवाते हैं कि मतलब ये आप ऑथेंटिक ही हो, ये आपका ही अकाउंट है, उसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह जो बाइट कोड होता है वो भी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर करता है कि मतलब सिक्योरिटी जो रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपर हैं, उसके मुताबिक ये कोड है कि नहीं है। ठीक है, बाइट कोड वेरीफाई करता है कि जो कोड है इसमें इलीगल ऑपरेशंस, इसमें कोई ऐसे लिंक्स तो नहीं हैं जो मेमोरी को एक्सेस कर सकता है या प्रोग्राम के लिए मसला कर सकता है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बाहर से उसको एक्सेस कर रहा हो। तो कोई ऐसा लोकेशन या कोई ऐसा लिंक जो आउटसाइड द प्रोग्राम या आउटसाइड द मेमोरीज को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, उसको ये कंट्रोल करेगा। Execution, once the bytecode has been verified, it can be executed by the JVM, Java Virtual Machine, जो Java Virtual Machine होती है, ठीक है, उस पे ये एग्जीक्यूट कर देगा। The Java Virtual Machine loads the bytecode into memory, interprets it and executes it. तो Java Virtual Machine आपके बाइटकोड को लोड करेगा मेमोरी में, इंटरप्रेट करेगा, कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, और इसको फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। फिर इसके बाद फर्दर हम लोग देखते हैं, ठीक है,
just-in-time compilation. In some cases, the Java virtual machine will use a just-in-time compiler to optimize the bytecode for the specific hardware platform it is running on. The JIT compiler can optimize the code and runtime, resulting in fast execution time. मैंने आपको बोला ऑप्टिमाइज़ करना, वो कोड को कम से कम कर रहा होता है. जो फर्दर इसमें हम लोगों के पास चीज़ें होती हैं, जिस तरह हम लोगों ने कमेंट्स वगैरह दी होती हैं जो ना होने वाली यूज़ होती हैं, जिस तरह ब्लैंक स्पेसेस, इसको क्या करता है जो कंपाइलर होता है, ठीक है, वो उसको रिमूव कर देता है, ठीक है, उसको रीड आउट नहीं करता, क्योंकि वो अगर उसको हम लोग रीड आउट करेंगे तो हम लोगों का जो ऑप्टिमाइजेशन लेवल होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है. इट मीन्स कि हम लोग जब एक कोड को एग्जीक्यूट करेंगे वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो इसी वजह से जो कंपाइलर होता है वो कोड को क्या करता है, ऑप्टिमाइज़ कर देता है. जो गैर ज़रूरी प्रोग्राम में चीज़ें होती हैं उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ताकि इसके रिज़ल्ट में आपको फास्टर एग्जीक्यूशन मिल सके और आप जल्दी से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट मिल जाए. फिर इसके बाद गार्बेज कलेक्शन की बात करें तो गार्बेज कलेक्शन में फिर वही बात है, ठीक है, कि वो फ्री अप कर देता है मेमोरी, ठीक है. अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो वो ख़ुद आपको एक मैसेज पास करेगा, जिस तरह मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में कि फुल हो गया, ठीक है, इतनी मेमोरी कवर होगी, आप इसको फ्री अप कर लें, इस तरह. फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट की बात करें तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या IDE कहते किसे हैं, ठीक है. IDE and Integrated Development Environment is a software application that provides a comprehensive environment for software development. ये एक comprehensive environment होती है जिसमें आप अपना प्रोग्राम करते हैं, आपका कोड भी चेक कर रहा होता है, ठीक है, आपकी फ़ाइल भी आपको नज़र आ रही होती है और रन अप भी हो रहा होता है. ये सारी चीज़ें जिस चीज़ पे हम लोग ये काम कर रहे होते हैं, ये स्पेसिफिकली आपकी एक IDE होती है. एन IDE टिपिकली इंक्लूड्स अ कोड एडिटर, a debugger and a compiler or interpreter and other tools for software development. तो इसमें हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं. एडिटर होते हैं जिसमें आप कोड अपना लिख रहे होते हैं, डिबगर जो डिबग कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, कंपाइलर, ठीक है, कंपाइल करके वो आपको रन देगा, जिस पे आप देख सकते हो रन टाइम पे आप जो भी कोई काम करना चाहो, ठीक है, आप इंटर द नंबर या इंटर जो भी XYZ करना चाहो, इंटरप्रीटर जो इसको कन्वर्ट करता है. तो ये सारी चीज़ें मिल के आपकी एक IDE में आ जाती हैं, ठीक है. जिस तरह अगर हम लोग JavaFX की बात करें तो उसमें हम लोगों के पास जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो IDE है. तो इससे मिला के हम लोगों का एक IDE बनता है. तो इसमें हम लोगों के पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और ये एग्जांपल्स जावा IDEs की हैं. मतलब आप जावा कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं. एक तो आपके पास एक्लिप्स है, एक इंटेलिज IDEA, ठीक है, तो ये बहुत पॉपुलर हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं. इसके अलावा नेटबीन्स है, जे डेवलपर है और ब्लू जे है. तो ये आपके पास कुछ डिफरेंट IDEs हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं. फिर इसके बाद हम लोग जावा प्रोग्राम के फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. तो इसमें हम लोगों के पास क्या है, पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम. क्योंकि मैंने आपको बोला था ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, इसी वजह से इसमें बिल्टन आपका सारा सिंटैक्स बना होता है. जस्ट आपको ये कोड राइट अप करना होता है. ये आपके पास बिल्टन आता है, पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम. इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एरे हैं और आर्ग्यूमेंट्स हैं. इसके बाद system.out.println. तो ये हम लोगों के पास फर्स्ट प्रोग्राम है. इसको फर्दर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसकी जो चीज़ें हैं उसको पढ़ते हैं. तो क्लास कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर अ क्लास इन जावा. जैसे ही मैंने आपको फर्स्ट प्रेजेंटेशन में आपको मैंने थोड़ा सारा बताया था, पहली इस ऑनवर्ड्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी, इसमें जो पैरा प्रिंटर्स यूज होते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट वन है क्लास कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर द क्लास इन जावा. तो जो क्लास है वो बिल्टन इसमें बनी हुई होती है, ठीक है, हम लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये है कि जो उसका नाम है, स्पेसिफिक नेम है, वो मतलब हम लोग मतलब बना सकते हैं जब हम लोग प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, या हम लोग जब इसको पहले अपना एप्लीकेशन का नाम देते हैं तो वही क्लास का नेम भी होता है. पब्लिक कीवर्ड इज़ एक्सेस मॉडिफायर दैट रिप्रेजेंट विजिबिलिटी. इट मीन्स इट इज़ विजिबल टू ऑल, ठीक है. हम लोगों के पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, 3 किस्म के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. जो बेसिकली हम लोग मतलब क्लास के साथ यूज़ करते हैं वो पब्लिक होते हैं, ताकि वो जो क्लास हो आपकी विद इन मेन मेथड भी उसको एक्सेस करें या किधर भी हम लोग एक्सेस ईजिली कर सकें. लेकिन जो प्राइवेट होती है तो प्राइवेट क्लास सिर्फ विद इन अ क्लास एक्सेस कर सकती है, आउटसाइड द क्लास हम लोग उसको एक्सेस मेन मेथड में नहीं कर सकते. तो स्टैटिक इज़ अ कीवर्ड. स्टैटिक
एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है। स्टैटिक बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। अगर आप लोग इसको सही से समझेंगे आप लोगों को आइडिया होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये आइडिया नहीं होता कि स्टैटिक फंक्शन क्या है। अगर हम लोग क्लास की बात करें तो क्लास के बाद हम लोग मेन मेथड में डायरेक्ट कोई भी अपना प्रोग्राम बना रहे होते हैं, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें कि जो स्टैटिक कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड इसलिए यूज़ होता है कि आप अपने मेन मेथड को एक इंडिपेंडेंट बना दें, डिपेंड नहीं करे, वो क्लास पे डिपेंड नहीं करे, वो ऑटोमेटिकली खुद कॉल कर सके, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो इफ़ वी डिक्लेयर एनी मेथड एट स्टैटिक, अगर कोई भी हम लोग मेथड है या फंक्शन जिसको कहते हैं, जावा में मेथड्स होते हैं, अगर C++ की बात करें तो इसमें फंक्शंस होते हैं। तो ये स्टैटिक हों तो ये स्टैटिक मेथड कहलाते हैं। द कोर एडवांटेज ऑफ द स्टैटिक मेथड इज़ दैट देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द स्टैटिक मेथड, ठीक है। मतलब इसमें जो अगर हम लोग ये बना लेते हैं, मतलब हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स के मैं इसकी आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा, जब आप एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तब आपको क्लास इज इक्वल टू न्यू क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली कोई भी काम कर सकते हैं। जिस तरह आपने सी आउट कर दिया, आप विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये क्लास जो हम लोगों ने बनाई है क्लास, तो ये बनाने की ज़रूरत मेन मेथड में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने उस फंक्शन के साथ स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। जब आप स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करेंगे आपको कोई भी चीज़ मेन मेथड में बनाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट किसी भी चीज़ को इजीली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। द मेन मेथड इज एग्जीक्यूटेड बाय द जावा वर्चुअल मशीन, सो इट डज नॉट रिक्वायर्ड क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द मेन मेथड, सो इट सेव्स मेमोरी। तो इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मेन मेथड की बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपकी मेमोरी क्या होती है, सेव होती है और इसमें ईजीली एग्जीक्यूशन हो सकती है। इसके बाद हम लोग वॉइड की बात करते हैं। तो वॉइड हम लोगों के पास, फिर दोबारा देखें, वॉइड जो है नल टाइप है, ठीक है। वॉइड में हम लोग कभी भी जब हम लोग वॉइड मेन पे काम करते हैं तो इसमें हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग कोई भी वैल्यू रिटर्न करें, नहीं, ठीक है। ये नल टाइप फंक्शन है, इसमें आप नल लिखना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नल टाइप होता है। लेकिन अगर जब आप किसी भी फंक्शन में आप इंट मेन यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी रिटर्निंग फंक्शन होता है, ठीक है, ये डेटा टाइप फंक्शन भी इसको कहते हैं, रिटर्निंग फंक्शन भी कहते हैं। जब आप ये यूज़ करते हैं इट मीन्स कि आपने कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करना है। वो इंटीजर किसी भी सूरत में हो सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट 0 का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप 1 2 3 4 5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होना मस्ट है, ठीक है, रिटर्न टाइप का होना मस्ट है। तो वॉइड बेसिकली जो होता है उसमें आप विदाउट रिटर्निंग एनी फंक्शन या एनी टाइप, ठीक है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं, तो मेन रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। जो मेन होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग देखते हैं। स्ट्रिंग हम लोगों के पास एरे है। इट इज़ यूज फॉर कमांड लाइन इंटरमीडिएट आर्ग्यूमेंट, जो भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हम लोग देते हैं, मतलब एस system.out.println जो भी मतलब वो करते हैं, तो वो सारा इस सेक्शन में हम लोग करते हैं। जो बेसिकली लास्ट में हम लोगों के पास आता है system.out.println इज़ यूज टू प्रिंट स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग system.out.println का इस्तेमाल करेंगे। फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ भी बताऊंगा कि कैसे आप इतना ज़्यादा system.out.println लिखे बगैर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मतलब जिनको जावा प्रोग्रामिंग से पहले आपका समझना मस्ट है, ठीक है। इंशाल्लाह अपकमिंग सेशन में हम लोग अपना IDE देखेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कहाँ से इंस्टॉल करना है, तो प्रॉपर हम लोग इसमें अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। होप आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।